भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने तलवार से नहीं बल्कि धोखे से इस देश को कमजोर किया। धोखा, विश्वासघात, ये वो शब्द हैं जो किसी भी ताकतवर साम्राज्य को भीतर से तोड़ने की ताकत रखते हैं, क्योंकि जब दुश्मन बाहर से हमला करता है तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन जब अपना ही व्यक्ति जो हमारी ताकत और कमजोरी दोनों जानता हो पीठ में छुरा घोंप दे तो उस युद्ध को जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे अखंड भारत के साथ हुआ। जरा सोचिए, अगर भारत पर कभी अंग्रेजों का शासन ना होता, कभी मुगलों का अधिकार ना होता और आजादी के बाद भारत का विभाजन न हुआ होता, तो आज भारत दुनिया की किस ऊंचाई पर होता। ये बातें सुनने में भले ही कल्पना लगें, लेकिन इतिहास गवाह है, अगर कुछ भारतीय गद्दार अपनी मिट्टी से वफादारी निभाते तो शायद ये सब टाला जा सकता था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के ऐसे 5 गद्दारों की जिनकी वजह से सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत सैकड़ों साल तक मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। और इन्हीं गद्दारों के कारण करोड़ों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोगों ने गुलामी के अमानवीय अत्याचार सहे। अगर भारत पर कभी अंग्रेजों का राज ना होता तो उसका सबसे बड़ा कारण मीर जाफर का न होना होता। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा, लेकिन यह सत्ता उसे उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि अपने ही राजा से गद्दारी करके मिली थी। मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सपना पल रहा था, खुद नवाब बनने का। प्लासी के युद्ध से पहले उसने अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव से गुप्त समझौता किया। देश की आजादी के बदले उसने अंग्रेजों से सिर्फ एक कुर्सी मांगी। युद्ध के दिन मीर जाफर ने अपनी सेना को जानबूझकर निष्क्रिय रखा। परिणाम, सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेजों ने बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब तो बनाया, लेकिन कुछ ही सालों में उसे भी इस्तेमाल करके फेंक दिया। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर और उसके परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया। गद्दार का अंत हमेशा अपमान और मौत ही होता है। राजा जयचंद राठौर वंश से संबंध रखता था। उसकी दुश्मनी भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान से थी। हालांकि युद्धों में लगभग हर बार पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। शांति स्थापित करने के लिए पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह भी किया, लेकिन जयचंद के मन में जलन और बदले की आग बुझी नहीं। मौका उसे मिला मोहम्मद गौरी के रूप में। दिल्ली की सत्ता के लालच में जयचंद ने विदेशी आक्रमणकारी का साथ दिया। उसने अपनी ही सेना पृथ्वीराज के खिलाफ खड़ी कर दी। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, लेकिन गद्दारी का फल जयचंद को भी मिला, क्योंकि गौरी ने जीत के बाद उसे भी मरवा दिया। जयचंद की इस गद्दारी के बाद भारत में इस्लामिक शासन की नींव पड़ी। इसीलिए आज भी जयचंद शब्द गद्दारी का प्रतीक माना जाता है। महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ भारत की सबसे मजबूत दीवार थे, लेकिन राजा मानसिंह ने देश की मिट्टी के बजाय मुगल सत्ता को चुना। अकबर ने मानसिंह को अपनी सेना का सेनापति बनाया, क्योंकि वह भारतीय युद्ध नीति अच्छी तरह जानता था। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था, यानी एक भारतीय दूसरे भारतीय के खिलाफ विदेशी झंडा उठाए खड़ा था। हालांकि महाराणा प्रताप अंततः पराजित नहीं हुए। उन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष किया, घास की रोटियां खाईं
लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। जंगलों की खामोशी में उन्होंने हार नहीं बल्कि धैर्य और धीरज सीखा। हर दिन भूख, प्यास और खतरे के बीच महाराणा प्रताप ने भारत की आजादी को अपने प्राणों से ऊपर रखा। वहीं दूसरी ओर मानसिंह मुगल दरबार की चमक दमक और सत्ता के नशे में एक विदेशी सम्राट का मोहरा बन चुका था। इतिहास यही गवाही देता है कि जिसने मिट्टी छोड़ी उसने सम्मान भी खो दिया। महाराणा प्रताप हारकर भी अमर हो गए, जबकि मानसिंह जीत के बावजूद इतिहास में सवाल बनकर रह गया। फणींद्रनाथ सिर्फ एक सरकारी गवाह नहीं था, वह उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था जो अंग्रेजों के लिए अपने ही लोगों का खून बहाता था। हर बयान के बदले उसे पैसे, सुरक्षा और झूठी आजादी दी गई, लेकिन बदले में उसने अपना जमीर बेच दिया। अदालत में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उसे देख रहे थे, तब उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि अफसोस था अपने ही देशवासी के लिए। अंग्रेज जानते थे कि गोली से ज्यादा खतरनाक गद्दारी होती है, इसलिए उन्होंने फणींद्रनाथ जैसे लोगों को हथियार बनाया। फणींद्रनाथ जिंदा तो था, लेकिन हर दिन डर के साए में जी रहा था। उसे पता था कि क्रांति का हिसाब देर से सही लेकिन पूरा जरूर होता है। 1932 में क्रांतिकारियों ने उस डर को हकीकत में बदल दिया। बैकुंठ शुक्ला द्वारा फणींद्रनाथ की हत्या कर दी गई और यह संदेश साफ था, देश के साथ गद्दारी की कीमत मौत से भी ज्यादा भारी होती है। इतिहास ने यहां कोई बहस नहीं छोड़ी। एक तरफ फांसी का फंदा चूमने वाले अमर क्रांतिकारी थे और दूसरी तरफ जिंदा रहकर भी मिट चुका एक गद्दार। कांग्रेस पार्टी का नारे आजादी में योगदान नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐतिहासिक फैसलों ने भारत को गहरे जख्म दिए। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन, कश्मीर में समय पर सैन्य कार्रवाई न कर कहा और चीन को लेकर नरमी, ये फैसले आज भी भारत को भारी पड़ते हैं। इतिहास हमें सिर्फ तारीखें याद रखने के लिए नहीं सिखाया जाता। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम गलतियों को दोहराएं नहीं। भारत पर जितनी भी बार गुलामी आई, वो सिर्फ विदेशी आक्रमणों की वजह से नहीं आई, बल्कि हर बार किसी अपने की गद्दारी ने दुश्मन के लिए रास्ता खोला। अगर मीर जाफर ना होता तो अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने में सदियां लग जाती। अगर जयचंद ने पृथ्वीराज की पीठ में छुरा न घोंपा होता तो भारत पर विदेशी सल्तनत की नींव ही न पड़ती। अगर मानसिंह जैसे राजा विदेशी झंडे के नीचे न लड़ते तो महाराणा प्रताप अकेले नहीं पड़ते। और अगर फणींद्रनाथ जैसे लोग लालच में न बिकते तो आजादी की लड़ाई शायद और जल्दी जीती जाती। इतिहास का सबसे कड़वा सच यही है, दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से देश को तोड़ता है। आज भी जब हम जाति, धर्म, भाषा या राजनीति के नाम पर आपस में लड़ते हैं, तो असल में हम उसी गद्दारी को नए रूप में दोहरा रहे होते हैं। देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती। देशभक्ति सच बोलने, गलत का विरोध करने और देश को ऊपर रखने से होती है। अगर आज हम इतिहास से सीख नहीं लेंगे तो कल इतिहास फिर खुद को दोहराएगा और तब दोष देने के लिए कोई मीर जाफर नहीं बचेगा। अगर आपको लगता है कि इतिहास को बिना डर और बिना मिलावट के बताया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सच के साथ खड़े रहिए, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब सच जिंदा रहता है।